हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में बात करेंगे कि आरओ एरो प्रीलिम्स एग्जाम और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2025 इन दोनों के लिए ही करंट अफेयर्स कितने महीने का तैयार करें। अभी तक आरओ एरो की जो एग्जैक्ट डेट है प्रीलिम्स एग्जाम की वो क्लियर नहीं थी, तो इसलिए काफ़ी एक कोनंडम सा था, एक पजल बनी हुई थी कि कितने महीने का करंट अफेयर्स तैयार करें, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा होता है कि जो अपडेट करना पड़ता है और पेपर अगर बार बार टलता चला जाता है, पोस्टपोन होता जाता है, तो उतना ही फिर एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है और पुराना वाला जितना भी आपने लेकर के रखा हुआ है वो बेकार हो जाता है। मतलब वही बात है कि अब उससे पूरे वो फिर अगर एग्जाम में आ नहीं रहा है या उसको आप पढ़कर जा रहे हो बट वो फंस नहीं रहा है, तो फिर उसका कोई बहुत ज़्यादा वेटेज रह नहीं जाता है। रख के क्या करोगे, अल्टीमेटली फिर वो कबाड़ में ही जाता है। 27 जुलाई आरो एरो की डेट आ चुकी है, तो आरो एरो के लिए जो करंट अफेयर्स आप तैयार करेंगे वो 25 जून तक का तैयार करेंगे। 25 जून या 20 जून तक का भी कर लोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 जून तक का कर लेना। एक महीने का जो लास्ट का है वो छोड़ देना। 25 जून का मतलब ये है कि जनवरी 2025 से लेकर के 25 जून 2025 तक का तो आप इधर करेंगे, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 5.5 महीने का। और दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, उसके पहले अगस्त, सितंबर, जुलाई, यानी कि उधर के 4 से 5 महीने का जरूर पढ़ लेना। बेसिकली आपको 10 से 12 महीने का करंट अफेयर्स तैयार करना है आरो एरो प्रीलिम्स के लिए। पहले इधर का 5.5 महीने का तैयार करो, जनवरी से लेकर के जून तक, 25 जून तक, और उसके बाद में आप जो दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है, उसके पहले फिर आपका सितंबर है, फिर अगस्त है, फिर जुलाई है, ऐसे पीछे से करके 6 महीने का कर लेना। जुलाई का एक बार को रह भी जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ये जरूर कर लेना। और ध्यान रखना कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुई है नवंबर में, अक्टूबर में, 2024 में, तो उसको पढ़ लेना। ये मत सोचना कि अरे इधर ये 6 महीने का इधर का नहीं है तो ना पढ़ें, क्योंकि अब एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतना अब इनकी एम्बिट, उतना इनकी अब एक जो पेरिफेरी होती है ना कि इतने से पूछते हैं, इतना इनकी लेंथ है अभी कि ये इतना पीछे तक जाते हैं। और कभी कभी तो 1-2 साल पहले का भी पूछ लेते हैं। अगर आप आरो एरो 2024 का पेपर देखोगे, जो पेपर लीक हो गया था, तो उसमें जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसरो इसरो वाला, वो पूछा गया था, जो मॉम है। अब वो कितना पुराना है, लेकिन उसको पूछ लिया था, क्योंकि वो उनकी थीम है। इसरो का कुछ अगर हुआ होता है तो वो पूछ लेते हैं। तो जैसे चंद्रयान वगैरह का पूछा था, तो उन्होंने इसरो का भी पूछा। तो इसलिए एक साल का करंट अफेयर्स तो पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने आपको आरो का बता दिया, तो अब इसमें डाउट नहीं होगा आपको। दूसरी चीज यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस 12 अक्टूबर को है। उसके लिए कम से कम आप, मतलब उधर के 10 दिन जो अक्टूबर के हैं वो तो छोड़ ही दो, सितंबर में भी आप 15-20 सितंबर तक का पढ़ लो तो एनफ है। उसमें भी बाद के एक महीने का आप छोड़ सकते हो। तो बेसिकली आप जो आरो के लिए पढ़ोगे 25 जून तक का, उसी को आपको और स्ट्रेच कर देना है, ठीक है। जब आरो का प्री पेपर दे दोगे 27 जुलाई को, तो जुलाई का, जून खत्म कर लेना, जुलाई का पूरा पढ़ लेना, अगस्त का पढ़ लेना, और सितंबर में 15-20 दिन का पढ़ लेना, क्योंकि आपको आरो के प्री को पेपर देने के बाद में 70 दिन बचेंगे यूपी पीसेस के लिए। पुराना तो पढ़ ही रखा होगा, उसको रिवाइज कर लेना, और जो नया पढ़ना है 2-2.5 महीने का, उसको आगे अपडेट कर लेना। तो उसमें भी आपको 20 से 25 सितंबर तक का, या 20 सितंबर मान के चलो कि उतना कर लोगे, तो आपका काम बन जाएगा यूपी पीसीएस 2025 के प्री के लिए। रही बात सोर्स की, सोर्स में फिर बता रहा हूं और ये लास्ट टाइम बता रहा हूं, कोई भी एक सोर्स जो आपको इजीली अवेलेबल हो उससे कर लीजिए। अगर आपको आरो के साथ में यूपीपीसीएस भी देना है, तो विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है उनकी वेबसाइट पे इजीली मिल जाती है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में। उसको करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो अच्छी है, बढ़िया है। उसमें आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी मिलेगी और फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको पीसेस के लिए अगर मेंस की जैसे तैयारी करनी है, तो उसमें आपका करंट अफेयर्स वहीं से अपडेट और तैयार होता रहेगा। अब होता क्या है कि बहुत से बच्चों को करंट अफेयर्स विजन की टफ लगती है, उनका इतना हाथ सेट उसमें नहीं है। तो वो घटना चक्र की जो मंथली मैगजीन आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आने लगी है अब तो, निरंतर करके एक सीरीज आई है घटना चक्र की, तो वो उससे कर सकते हैं। उसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव है, ऐसा नहीं है कि उससे काम नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट ये है, देखो बेस्ट सोर्स कुछ नहीं होता। आप अगर किसी सोर्स को ढंग से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जो उसमें याद करने की चीजें हैं उनको बार बार याद कर रहे हो, तो वो आपको ज्यादा रिटर्न दे देगी इन कंपैरिजन टू दैट थिंग कि कोई बेस्ट सोर्स मिलेगा उससे हम करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो विजन आईएएस अगर आपको टफ लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसी के पीछे अपना हाथ पैर मारो या टाइम वेस्ट करो। आप घटना चक्र को पढ़ लो, तो वो आपको रिटर्न दे देगी। आप घटना चक्र नहीं कर पा रहे हो, या आपके पास नहीं मिल रही है आपकी जगह पर जहां पर आप लोकेटेड हो, आपके पास क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल से कर लो। लेकिन मेन चीज ये है कि आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, उसको ढंग से समझो। आपको करंट अफेयर्स सब इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। जब से यूपीपीएससी 2024 का पैटर्न जो पेपर आया था प्रीलिम्स का, उसमें आपने देखा होगा करंट अफेयर्स इन डेप्थ पूछे गए थे। तो आपको सिर्फ वन लाइनर चीजें नहीं रटनी है, आपको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लेना है। तो एक तो ये चीज करना, और 4 से 5 बार उसको रिवाइज करना। एक बार, 2 बार, 3 बार करोगे। 3 बार एक नॉर्मल तेज बच्चे को लगते ही है कि मतलब 2-3 रिवीजन तो करने ही पड़ते हैं। और अगर आप एवरेज बच्चे हो, अपना देख लेना, तो आपको 4 से 5 रिवीजन करने पड़ेंगे करंट अफेयर्स के। इतना करोगे तो करंट अफेयर्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भी कोई अगर सोर्स से आपको लगता है कि यार मैं इसमें कंफर्टेबल हूं, तो उससे कर लो। वही जो मैंने आपको चीज बताई ना, वो ज्यादा मैटर करती है कि आप किस तरह से पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, जो फिल्टर करके इंपॉर्टेंट थीम होती है उन्हें आप पिक करके पढ़ते हो या नहीं। फालतू की चीजें पढ़ोगे तो चाहे आप किसी से भी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। काम की चीजें पढ़ोगे तो आप किसी भी मैगजीन से रिजल्ट निकाल ले जाओगे। तो बहुत से लोग पीडी वगैरह के बारे में पूछते हैं, तो उससे भी तैयार कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। हर महीने का करंट अफेयर्स तैयार करते रहना। जैसे सपोज जनवरी हो गया है तो जनवरी का पढ़ लिया, फरवरी हो गया है तो फरवरी का पढ़ लिया, मार्च हो गया तो मार्च का पढ़ लिया। पाइलअप मत करना। ये मत करना कि हम साल के अंत में या जब एग्जाम होने वाला है तो उसके पहले ईयरली कंपैरिजन के भरोसे बैठे रहें कि बस हम एक कंपैरिजन ले लेंगे, उसको रट लेंगे। वो नहीं हो पाएगा। वो इतना बम्बार्डिंग हो जाएगी ऑफ फैक्ट्स कि आप चीजें नहीं कर पाओगे। एंड स्पेशली जब सिर्फ वन लाइनर फैक्ट्स होते थे, तो स्टिल एक बार होता था कि अरे मेरी रटने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आई विल बी एबल टू डू दैट। लेकिन जिसकी
रटने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, या जिस टाइप के क्वेश्चंस आप आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब इन डेप्थ चीज़ें आ रही हैं, तो आप कितना भी रटने में तेज़ क्यों ना हो, आपको वो कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगेगा और बाद में वो चीज़ डुएबल नहीं होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैस्मीन जी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, डाउट था उनका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनका क्वेश्चन ये था कि जैसे करंट अफेयर्स में अभी तक जो क्वेश्चंस आते थे वो वन लाइनर आते थे। अब क्या है कि वो जो इन डेप्थ चीज़ें पूछ रहे हैं उसमें एग्जैक्ट डेट या फैक्ट पूछ ले रहे हैं कि किस डेट को डेथ हुई थी, या जो मिलन एक्सरसाइज है या कोई एक्सरसाइज अगर डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है तो वो किस डेट में हुई है, किस मंथ में हुई है, या फिर अगर कोई मिसाइल वगैरह है, कोई अगर पेलोड वगैरह है तो उसका वो वजन पूछ लेते हैं। अब इतना जब फैक्चुअल खेलने लगते हैं तो पढ़ते टाइम तो हो जाता है कि चलो ठीक है, मेरे को ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ एग्जाम में आ रही है, पढ़ता रहता है इंसान उसको। लेकिन जब 1 साल का करंट अफेयर्स आप तैयार करते हो, या सपोज 6 महीने का करंट अफेयर्स भी आप तैयार कर रहे हो और लेकर के बैठते हो एग्जाम के पहले, उसमें अगर आपने हर टॉपिक के फैक्ट को देख रखा है तो ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हो जाएंगे, इतनी सारी स्कीम होती है, बजट इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्द होता है। देन इन्वायरमेंट का सेक्शन है, इकोनॉमी का सेक्शन है, देन पॉलिटी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्ट्स वगैरह आते हैं, आपने इस बार देखा होगा कि पॉलिटी की नई नई चीज़ें पूछी जाने लगी हैं। और स्पोर्ट्स का सेक्शन पहले इतना पूछा जाता था, इस बार पूछा नहीं गया। तो इतने जो फैक्ट्स हो जा रहे हैं एग्जाम के पहले, उसको कैसे रिटेन करें? क्या सारी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है? नहीं। यहीं पे कैंडिडेट जो ध्यान से चीज़ों को एनालाइज़ करता है, वो समझ जाता है और वो उस तरह से काम करता है, और एक जो कैंडिडेट होगा वो सारी चीज़ें पढ़ेगा, फिर वो सारी चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर पाएगा और उसको फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा उन सारी चीज़ों को लेकर के। तो करना क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है या जो इम्पोर्टेंट थीम होती है, उसी को पढ़ा जाता है। करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ पिक होती है। डिफेंस मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, उससे आप रिलेट कर पाओगे। देखो, एक क्वेश्चन आया था अभी 2024 के यूपी पीसीएस के पेपर में, फातिमा बीवी जी का फातिमा बीवी जी की जो डेथ हुई थी, ठीक है? जो जज थी, तो उसमें 3 स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये एक थीम है, कैसे थीम है? अब मैं तुम्हें रिलेट करके बताता हूँ, जो मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि थीम पकड़ो, टॉपिक पकड़ो, थीम पकड़ो, उसका मतलब क्या है समझो। फातिमा बीवी जी के बारे में पूछा, ठीक है? उनकी डेथ हुई थी। उसके पहले का जो पेपर है, 2023 का पेपर है, उसमें आप देखना, 22 का पेपर है उसमें आप देखना, 21 का पेपर है उसमें आप देखना, लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी, उनके बारे में पूछा था 2 स्टेटमेंट बना के। पोप बेनेडिक्ट 16 उनकी डेथ हुई थी, उनके बारे में पूछा था। तो जो नोटेबल पर्सनैलिटी होती है, या जैसे आरू यारू का पेपर है 2024 वाला, जो प्रीलिम्स का पेपर लीक हुआ था 11 फरवरी को, उसमें क्या हुआ था? उसमें 4 आपको लोगों की डेथ हुई थी, उनके नाम दे दिए थे। एक का नाम दिया था जो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया थे, बिंदेश्वर पाठक जी, ठीक है? एक दिया था स्वामीनाथन जी का, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, ठीक है? एक दिया था सीआर राव का, वो जो स्टैटिस्टिशियन है, जो स्टैटिस्टिस्ट हैं, जो सांख्यिकीविद हैं, उनका दिया था। और एक जकी हैदर करके कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनकी डेथ हुई थी। तो ये 4 नाम दिए थे। उसमें क्रोनोलॉजी सेट करने को दी थी कि कौन किसकी डेथ किस महीने, मतलब बेसिकली पहले और बाद में किसकी डेथ हुई है, लगाना था। अब अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि कौन किसकी डेथ पहले हुई है, किसकी बाद में हुई है, तो आप लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें एक एक हफ्ते का गैप था। एक की डेथ हो रही है 15 अगस्त को, एक की डेथ हो रही है 22 को, एक की हो रही है सितंबर के पहले हफ्ते में, एक की हो रही है सितंबर के लास्ट में, 28 सितंबर को, आई थिंक स्वामीनाथन जी की 28 सितंबर को थी। तो ऐसे करके आपको क्रोनोलॉजी में लगाना था। अब ध्यान दो, इस बार फातिमा बीवी पूछा, तो थीम इसकी ये है कि जो नोटेबल पर्सनैलिटी होती है उसकी डेथ पूछता है, हर किसी की डेथ नहीं पूछता। अगर 100 लोग की डेथ हुई है, वहां पर आपको कोई भी मैगजीन आप पढ़ोगे, कोई भी, अगर कोई ढंग की मैगजीन होगी करंट अफेयर्स की, तो वो आपको 100 अगर लोगों की डेथ हुई है तो 100 के 100 नाम नहीं छाप देगा। वो क्या करेगा? जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके नाम छापेगा, क्योंकि जो थीम मैंने अभी तुम्हें बताई है ना, ये थीम उसे पता होगी। तो वो ये चीज़ उसमें दिमाग लगाएगा और पकड़ेगा कि यार सारी चीज़ें तो करना पॉसिबल नहीं है, ना ही बच्चे को देना पॉसिबल है। सिर्फ देने से मतलब नहीं होता है। यही काम एक मेंटर का होता है कि वो आपको गाइड कर पाए कि भाई ये चीज़ फिल्टर करके आपको पढ़नी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझा पाए विद लॉजिक, जैसे मैंने तुम्हें समझाया। ये 4 साल का रिकॉर्ड है कि नोटेबल पर्सनैलिटी की डेथ पूछता है, हर किसी की नहीं पूछता। तो जब आपके सामने करंट अफेयर्स जब आप पढ़ रहे हो हर महीने का, या एग्जाम के पहले 6 महीने का आप देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो जब वहाँ पर 100 लोगों की डेथ दी रही होगी, उसमें ये देखो कि यार कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसका कुछ वेटेज है, जो कुछ इंपॉर्टेंस होल्ड करती है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, उसका पढ़ लो। सारे का याद नहीं करना। यही थीम हर जगह काम करती है। जैसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, तो उनमें भी बहुत सारे डे होंगे। अब उनमें ये देखो यार कौन सा ऐसा है जिसकी कुछ वैल्यू है, जिसका पढ़ते बनता है। अब ये दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा वहीं पर, हर किसी का नहीं रटा जाता है। लेकिन जैसे एक बार पूछा गया था जो मातृभूमि दिवस होता है, वो पूछा गया था। इस बार जैसे हेल्थ डे जो है वो पूछा गया है 7 अप्रैल वाला, और भी कई सारे डे जो है वो पूछे गए हैं इस बार, लाइट वाइट वाला जो है ये सब पूछे गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट डे होता है उसको पढ़ा जाता है, इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उन्हें पढ़ा जाता है, वो उनकी थीम है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ते टाइम थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना, तो पता चलेगा कि यार ये पढ़ने वाली चीज़ है। जैसे स्कीम है, तो स्कीम बजट इकोनॉमिक सर्वे में जिनकी बात की जा रही है उनका ईयर जरूर देख लो, या जो स्कीम पहले रिपीट हो चुकी है उनका जरूर देख लो। जैसे पीएम जय है, जन आरोग्य योजना, यार ये 10 बार पूछी जा चुकी है, यूपीएससी में भी पूछी जाती है, यूपीपीसीएस में भी पूछी जाती है। तो ये इनकी थीम है, तो उसका एग्जैक्ट पढ़ लो, उसके अंदर का भी पढ़ लो। पीएम जनधन योजना है, या स्वच्छ भारत है, या अमृत है, या हृदय है, ये सब पूछी जा चुकी है। स्मार्ट सिटी वाला जो है वो पूरा पूछा जा चुका है यारों में, पिछले भी वही आपने किए होंगे, तो आप सारी बातों से रिलेट कर पा रहे होगे। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें आप टॉपिक या थीम को पिक करोगे, और उसमें जो भी चीज़ें
थीम में रिपीट हो रही हैं उनका आपको इन डेप्थ पढ़ना है, हर किसी का आपको याद नहीं करना। जैसे डिफेंस एक्सरसाइज है, तो डिफेंस एक्सरसाइज में इस बार क्या किया था उन्होंने, एग्जैक्ट आपसे जो डेट है कब हुई थी ये पूछ लिया था। तो जब डिफेंस एक्सरसाइज पढ़ोगे तो उसमें 50 दी रहती है, तो उसमें 50 नहीं वो पढ़नी होती है, उसमें जो काम की है जो मेन है, जैसे कोई अगर मल्टीनेशनल वाली है, मतलब कई सारी कंट्रीज के साथ में हो रही है, ठीक है, जैसे मिलन हो गई, या फिर कोई ऐसी और है कि जिसमें जैसे एक आपसे 5 आइज ग्रुपिंग पूछी गई थी आरओआर को पेपर में, तो 5 आइज जो ग्रुपिंग है वो उसमें 4-5 कंट्री है बेसिकली उनका है, देन वो स्टोन घोस्ट नाम से वो एक पूरा इंटेलिजेंस की उनकी यूनिट है, तो उसमें जो भी वो डेटा वगैरह होता है शेयर करते हैं। तो अब ये ग्रुपिंग है, उनकी थीम है, G20 का वो पूछते हैं, एससीओ का वो पूछते हैं, आप देख लेना लगातार 2-3 साल एससीओ के ऊपर क्वेश्चन आया है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी कभी एससीओ आपके एग्जाम के पहले न्यूज में रहा होगा एक साल में, तो एससीओ के बारे में जरूर पढ़ लो, G20 हुआ है तो उसके बारे में जरूर पढ़ लो, या जैसे कोई अगर ग्रुपिंग है जैसे 5 आइज है उसके बारे में पढ़ लो। अगर क्वाड की जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, तो अभी जो 4 कंट्रीज हैं क्वाड वाली, इनका अगर कुछ हुआ है, क्वाड का कुछ अगर न्यूज में आ रहा है उसको जरूर पढ़ लो, उसकी फिर देख लो कि ये किस दिन हुई है, कहाँ हुई है, कौन इसमें गया था इनॉग्रेट करने, या किसने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से एंड बाकी कंट्रीज की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि जो थीम है वो हर जगह मैटर करती है। डिफेंस एक्सरसाइज जो है उनमें भी 4-5 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बहुत मेन होती हैं, उनका आपको जरूर देखना है कि अच्छा ठीक है ये इसकी वाली इसके साथ हो रही है, इसकी वाली वहाँ हुई है, ये वाली जो है ये इस तारीख में हुई है, वो देख लेना है। सबकी रटोगे भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं है। अब जैसे इंडिया नेपाल की है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया मलेशिया इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इंडिया यूएसए की हो रही है इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही है इंपॉर्टेंट है, यूके के साथ फ्रांस के साथ हो रही है इंपॉर्टेंट है। तो जिनके साथ हो रही है वो पता मतलब पढ़ोगे पता लग जाएगा उसमें कुछ ऐसे हुआ है, कोई ट्रीटी साइन हुई होगी, कोई पैक्ट साइन हुआ होगा, कुछ ऐसा अलग सा हुआ होगा, जैसे टाइगर ट्रम्प वगैरह है इंपॉर्टेंट है, देख लिया भाई कि हाँ क्या हो रहा है। तो इस तरह से आपको पिक करना, और ये चीज़ हर जगह काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डिफेंस एक्सरसाइज में है या बुक्स में है या ऑबिचुअरी जो डेथ होती है उसमें है, जो पर्सन अपॉइंट होते हैं उनमें भी यही होता है। अब जैसे कि देखो पीएम और प्रेसिडेंट होते हैं, एक और थीम बता के फिर इस वीडियो को रैप अप करते हैं। जैसे पीएम प्रेसिडेंट होते हैं, तो पीएम प्रेसिडेंट यार बहुत सारे चेंज होते हैं, ठीक है, किसी ना किसी कंट्री में आप देखोगे तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, कभी किसी ने पावर को जो है वो पार कर दिया, कहीं पे आर्मी वगैरह ने अपना रूल आ गया, कहीं कोई पीएम प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है। अब उसमें जो 15-20-50 जो चेंज हो रहे हैं उसमें ये देखो कि किसी कंट्री में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, कहीं पर कोई बहुत बड़ी इकॉनमी है उसके संग ऐसा हुआ है, जैसे यूएसए। अब यूएसए में अगर बाइडेन की जगह ट्रंप आ जाएंगे तो वो इंपॉर्टेंट चीज हुई, क्योंकि इंडिया के साथ बहुत ज्यादा रिलेशंस रहते हैं, सारी चीजें रहती है, तो वो इंपॉर्टेंट हुआ। रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये सब क्या है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हो गई जैसे चाइना पाकिस्तान वगैरह। तो इनमें अगर पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है, कोई अगर पीएम प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है तो उनके नाम देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। या अगर इंडियन ओरिजिन का कोई आदमी है, इंसान है, और वो वहां पर अपॉइंट हुआ है, वहाँ का गवर्नर बना है, वहाँ का पीएम बना है, वहाँ का प्रेसिडेंट बना है, जैसे जो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट वगैरह है इसमें जो ऋषि सुनक जी वगैरह है वो सब बने थे ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक लेडी है, मुझे उनका एक्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा है, यूएसए वाली, तो वो यहाँ पे इंडिया वगैरह में आई हुई थी, मोदी जी वगैरह से काफ़ी उनका मिलना जुलना, सारी चीज़ें जो भी हैं ऑफिशियल वो सब चल रहा था, तो ये सब चलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको और ये हर जगह काम पर, जैसे जो इंडेक्स होती है ना रिपोर्ट, उनमें भी आपको ये थीम मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स कई बार आ चुका है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई हर साल पूछता है, आप उठाओ तो पेपर एक बार, आपके दिमाग में टॉपिक थीम जब मैं बता रहा हूं तो घूमनी चाहिए अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हो। ग्लोबल एमपीआई जो मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स है, 10 साल का पीवाईक्यू केवल लास्ट का उठा लो आपको इतने बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो फूड सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन इस बार जो पूछा गया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो 2013 वाला जो क्वेश्चन है वो 2013 से लेकर के 18 तक कई बार आया है, आप जाओ पीवाईक्यू में आपको मिलेगा। तो 2024 में वो क्वेश्चन आ गया, लोग सोच रहे हैं कि अरे कहाँ से आ गया भाई, वो रिपीटेड पीवाईक्यू है, तो ये थीम है। अब उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ हाल में हुई है तो उसको जरूर पढ़ लो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। और अब आप सोचोगे कि उसको छोड़ देंगे कहीं अगर वो आ गया तो, भाई अगर आ जाएगा तो आपको नहीं आता तो बाकी को भी तो नहीं आता है। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, अगर आप ये कर लोगे ना तो आप लाखों से आगे रहोगे, लाखों से आगे, क्योंकि बाकी लोग ये काम करके नहीं जाएंगे, जितने लोग ये काम करके जाएंगे वही आगे आएंगे बेसिकली। तो आपको वो क्वेश्चन आता होगा, बाकियों को नहीं आता होगा। और अगर कोई क्वेश्चन इतना करने के बाद भी आपको नहीं आता है, कोई ऐसा फैक्ट पूछ लिया, तो भाई बाकियों को भी तो नहीं आता है ना, तो उनमें फिर इस वाले क्वेश्चन को लेकर लड़ाई नहीं होगी, फिर वो लड़ाई होगी इजी क्वेश्चन में, और इजी क्वेश्चन में आप उनसे आगे निकलोगे ही निकलोगे अगर आपने चीज़ों को पढ़ रखा है। तो करंट अफेयर्स भी ऐसे करते हैं, जो टॉपिक या थीम है उसको पढ़ो या उसके आसपास का पढ़ो, सब पढ़ोगे सब रिवाइज करना पड़ेगा, सब कर नहीं पाओगे तो भूल जाओगे। दिस इज द गेम। आई होप मैं इस वीडियो में क्लियर कर पाया हूँ। जो डे 2 का टारगेट है, ठीक है, किल सीरीज में, वो ये है कि आपको आरओ एआरओ 2024 का जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का 11 फरवरी को, उसको आपको एनालाइज करना है। यूपीपीएससी 2024 वाला आपने कर लिया होगा, आप आरओ एआरओ को करिए। 2 एग्जाम आपके 2024 में हुए हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, मतलब जो चीजें थोड़ा सा चेंज हुई हैं, दोनों का आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी टॉपिक कौन सी थीम है जो रिपीट हो रही है। फिर जब मैं बात करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि इनमें सिमिलरिटी क्या है और किस तरह से चीजें काम कर रही हैं, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। बने रहना, टारगेट को अचीव करो, किल करो अपनी, और लगातार बने रहो। थैंक यू सो मच।